हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की सैनिक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने उसके गृह नीति के अंतर्गत उसकी योजनाओं की चर्चा की थी, जिन्हें अपने सल्तनत में क्रियान्वित करने की कोशिश किया था और उनके माध्यम से सल्तनत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था सुधारने की कोशिश की थी। आज हम लोग देखेंगे उसके काल में जो महत्वपूर्ण सैनिक अभियान हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था और इस विशाल साम्राज्य में सुदृढ़ प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ही उसने अनेक योजनाएं लागू की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये योजनाएं सफल नहीं हो सकी। इन योजनाओं की असफलता के बाद भी उसकी महत्वाकांक्षा और उत्साह में कमी नहीं आई थी और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो निरंतर चिंतनशील था। यद्यपि ये सत्य है कि उसकी विजय योजनाएं में एक दो को छोड़ करके अधिकांश जो है उसके लिए नुकसानदायक ही साबित हुई। फिर भी हमें कह सकते हैं कि वो विशाल साम्राज्य का स्वामी था और ये भी कहा जा सकता है कि उसके जीवन काल में ही दिल्ली सल्तनत का विघटन भी शुरू हो गया था। उसके समय में होने वाले सैनिक अभियान या आक्रमणों की चर्चा में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि उसके विरुद्ध एक मंगोल आक्रमण भी हुआ था। सन 1328 में मंगोल नेता तरमासिरी ने एक विशाल सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। उसने मुल्तान, लाहौर, दिल्ली तक धावे मारे। इतिहासकार इसामी और फरिश्ता ने अपने विवरण में इस मंगोल आक्रमण की जानकारी दी है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव का मत है कि यह आक्रमण राजधानी परिवर्तन के समय किया गया था और सुल्तान राजधानी परिवर्तन में व्यस्त था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। लेकिन अंततः मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल नेता को वापस भेजने में सफल रहा। इतिहासकारों का कहना है कि 5000 दिनार उसने घूस या भेंट के रूप में तरमासिरी को दिया था। उलजले हेग ने कहा है कि तरमासिरी का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का पहला और अंतिम विदेशी आक्रमण था। इसके बाद कोई बाहरी आक्रमण नहीं। सुल्तान की एक सबसे महत्वपूर्ण विजय योजना थी खुरासान विजय योजना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना चाहता था और इसके लिए ही उसने खुरासान विजय योजना बनाई थी। वस्तुतः कुछ खुरासानी अमीर जो उसके दरबार में शरण लिए हुए थे, उन्होंने सुल्तान को उकसाया और खुरासान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित। अपनी इस विजय लालसा को पूर्ण करने के लिए सुल्तान ने भी योजना बनाई। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि सुल्तान ने मध्य एशिया के मंगोल सरदार तरमासिरी, मिस्र के शासक के साथ मिलकर के एक योजना तैयार की और इस योजना के तहत इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ कि तीनों मिलकर खुरासान पर आक्रमण करेंगे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक विशाल सेना का संगठन भी किया गया। बर्नी लिखता है कि इसमें 3,70,000 सैनिक भर्ती किए गए और इस सेना पर काफी धन व्यय। लेकिन जब आक्रमण करने का समय आया तो परिस्थितियों ने एक बार धोखा दिया मोहम्मद बिन तुगलक को और मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना वापस लेनी पड़ी। खुरासान में परिस्थितियां बदल गई थी और वहां सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो गई थी और ऐसे में आक्रमण करना आसान नहीं था। अंततः सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया और जो सैनिक बेरोजगार हुए
उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, निराशा का वातावरण बना। दूसरी महत्वपूर्ण योजना नागरकोट की विजय थी। पंजाब के कांगड़ा जिले की पहाड़ी में स्थित नागरकोट एक किला था और यह किला तुर्कों के लिए एक चुनौती बना हुआ था। तुर्क अभी तक इस पर विजय नहीं पाए थे, यहां तक कि अलाउद्दीन खिलजी भी इस किले को जीतने में सफल नहीं हुआ था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए और चुनौती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए एक योजना बनाई। 1337 में एक सेना लेकर के उसने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान की सेना मजबूत थी और वहां का जो हिंदू राजा था वो पराजित हुआ। लेकिन पराजित होने के बावजूद हिंदू राजा ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के बाद सुल्तान ने उस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बल्कि अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर ही राजा को फिर से उसका राज्य वापस कर दिया गया। राजा सुल्तान की अधीनता में अपने राज्य पर शासन करना स्वीकार किया। दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था कराजल अभियान। ये कराजल जो था कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू राज्य था। इस इलाके का सामरिक महत्व था, इस पर मंगलों के कब्जा हो जाने का भय था और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के लिए सुरक्षा की समस्या खड़ी हो सकती थी। इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इस विजय अभियान के लिए सुल्तान ने अपने भतीजे मलिक खुसरो को सेनापति बनाया और उसके नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना को सफलता भी मिली और सेना आगे बढ़ते हुए जिद्दा पर अधिकार करने में सफल हुई। परंतु इसी बीच वर्षा ऋतु का आगमन हो गया और इस वर्षा ऋतु में भी मलिक खुसरो अत्यधिक उत्साह में लगातार आगे बढ़ता चला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत आगे बढ़ जाने पर कराजल के लोगों ने दृढ़तापूर्वक सेना का सामना करना शुरू किया, कठोरतापूर्वक सामना किया और साथ साथ इसी समय सेना में बीमारी फैल गई। नतीजा हुआ सुल्तान ने बार बार चेतावनी दी आगे नहीं बढ़ने की, लेकिन इसके बाद भी खुसरो मलिक आगे बढ़ता चला गया और इस तरह से परेशानी में फंस गया। वर्षा ऋतु और बीमारी के कारण लगभग संपूर्ण सेना काल के गाल में समा गई। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार केवल 10 व्यक्ति वापस आ सके, जबकि इब्न बतूता इनकी संख्या 3 बताता है। यद्यपि अंततः दोनों पक्षों में कराजल के हिंदू राजा और दिल्ली सल्तनत पर समझौता हो गया था और राजा ने सुल्तान को युद्ध का हर्जाना देना भी स्वीकार कर लिया था। परंतु इस अभियान से सुल्तान की सैनिक शक्ति को बड़ा धक्का लगा था। जैसा कि खुरासान विजय अभियान असफल हो गया था, यह भी असफल तो नहीं हुआ था, लेकिन सैनिक दृष्टि से काफी नुकसानदायक साबित हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने गंभीर सैनिक भूले भी की। तुगलक साम्राज्य के विस्तार में उसे काफी सफलता तो मिली, लेकिन दिल्ली सल्तनत के काल में ये उसकी सफलता चिरस्थायी नहीं हो सकी। दिल्ली सल्तनत में उसका राज्य सबसे विशाल साम्राज्य तो था, लेकिन दुर्भाग्य था कि इस विशाल साम्राज्य पर वो ये विशाल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में स्थायी नहीं हो सका। मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में ही दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे और उसका विघटन शुरू हो गया था। धन्यवाद।